हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों को देख चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं राजा राममोहन राय के सामाजिक और शैक्षिक विचार। राजा राममोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है और उनको मुख्य रूप से समाज सुधारों के लिए ही याद किया जाता है। राजा राममोहन राय भारत में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत थे और उन्होंने बहुत सक्रिय प्रयास किए जिससे कि भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को सुधार सकें वो। और उन्होंने ना सिर्फ वैचारिक स्तर पर उनका प्रतिपादन किया बल्कि बहुत विरोध सहते हुए भी उन्होंने समाज सुधारों के लिए सक्रिय और संगठित प्रयास किए। और उनके विशेष प्रयासों की वजह से वर्षों से चले आ रहे अंधविश्वासों और कुरीतियों के विरुद्ध उस समय कानून बनाए गए राज्य के द्वारा। विशेष रूप से सती प्रथा की हम बात करें तो सती प्रथा को उन्मूलन में राजा राममोहन राय का विशेष रूप से योगदान था। बाकी और भी कई क्षेत्रों में, समाज से संबंधित क्षेत्रों में उन्होंने उनके प्रयत्नों से काफ़ी सुधार हुए, काफ़ी क्रांति आई। यहाँ हम उनके समाज सुधार संबंधी विचारों को कुछ पॉइंट्स में जान लेते हैं। पहली बात हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा और असमानता का विरोध किया। राय ने भारत में प्रचलित जाति प्रथा और जातियों के आधार पर जो ऊंच नीच यहाँ पर व्याप्त हो गया था, भेदभाव व्याप्त हो गया था, उसका उन्होंने विरोध किया। और उनके अनुसार जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं था। वे धर्मों का काफ़ी गहराई से अध्ययन कर चुके थे और उनका मानना था कि जाति प्रथा में का कोई धार्मिक आधार नहीं है। जाति प्रथा समाज के द्वारा क्रिएटेड है और इसको हिंदू जाति का वो कलंक बताते थे और इसकी समाप्ति के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की। अंतरजातीय विवाहों का भी उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से समर्थन किया। दूसरी बात, सती प्रथा का विरोध के लिए और इसके विरुद्ध कानून बनवाने में उनका काफ़ी सहयोग रहा, काफ़ी सक्रिय प्रयास उन्होंने किए थे और उस समय कानून बना था, तो इसके लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। राजा राममोहन राय ने ये पाया था कि उस समय विशेष रूप से महिलाओं को, ना सिर्फ सती प्रथा के मामले में बल्कि महिलाओं के ऊपर हो रहे हर अत्याचार का उन्होंने विरोध किया था। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राजा राममोहन राय को विशेष रूप से जाना जाता है। उनका मानना था कि महिलाओं को अशिक्षित और निरक्षर रखा जाता था, उनको संपत्ति के अधिकारों से वंचित किया जाता था और बचपन में ही उनका विवाह किया जाता था। पर्दा प्रथा के द्वारा उन पर नियंत्रण रखा जाता था और सती प्रथा जैसी बर्बर और क्रूर व्यवस्था के द्वारा तो उनको पति की मृत्यु हो जाने के बाद जीवन से ही वंचित कर दिया जाता। तो ये सब अत्याचार स्त्रियों के ऊपर उस समय किए जाते थे, ऐसा राय कहते थे। तो उन्होंने विशेष रूप से बाकी क्षेत्रों के अतिरिक्त सती प्रथा के विरोध में तो बहुत सक्रिय प्रयास किए, निर्णायक अभियान प्रारंभ किया। इसका एक्चुअली उनके जीवन में भी घटना हो चुकी थी कि उनके भाई की मृत्यु के पश्चात उनकी भाभी को 1811 की बात है ये, उनके साथ भाई के साथ चिता में जला दिया गया था। तो इस घटना ने राजा राममोहन राय को सती प्रथा के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित किया था और राय की मान्यता था कि सती प्रथा का कोई धर्म सम्मत या शास्त्रीय आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि ये हिंदू समाज में व्याप्त हो गई एक सामाजिक विकृति मात्र थी और सरकार के द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाना चाहिए। और इसके समर्थन में वो आंदोलन संगठित किया उन्होंने, सामने आए। हालांकि उनको परंपरावादी हिंदुओं के विरोध का सामना करना पड़ा, पर उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सरकार ने 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया और उसको अपराध घोषित किया। विधवाओं की स्थिति को लेकर भी राय परेशान थे, दुखी होते थे और उन्होंने भारतीय ग्रंथों और धर्मशास्त्रों के आधार पर ये सिद्ध किया कि हिंदू धर्म विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देता है
उन्होंने युवा जो विधवाएं थी उनके पुनर्विवाह का समर्थन किया, सक्रिय प्रयास किए और प्रौढ़ आयु की विधवाओं को उन्होंने शिक्षित करके आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए और प्रेरणा प्रदान की ताकि वो सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसी परिस्थितियां उनको उत्पन्न कर लेनी चाहिए और ऐसा सामाजिक वातावरण क्रिएट करने के लिए राय ने भी वैचारिक रूप से सक्रिय प्रयास किए। नारी अधिकारों का मतलब और भी कई फील्ड्स में, जैसे संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में या शिक्षा के संदर्भ में या समानता की बात करें तो राजा राम मोहन राय स्त्रियों के अधिकारों के बड़े पक्षधर के रूप में सामने आते हैं। वो स्त्रियों को समाज में समानता का स्तर प्रदान करना चाहते थे और उनके मन में ये गंभीर वेदना थी कि भारतीय समाज में स्त्रियां कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा रही और उनको पुरुषों के अधीन परतंत्रता का जीवन बिताने के लिए विवश कर दिया गया है। और उनका मानना था कि समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किए बिना देश का विकास और समाज का उत्थान असंभव है। उन्होंने तर्कों और ऐतिहासिक परिस्थितियों तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध किया कि विकास के अवसर प्राप्त होने पर स्त्रियां बौद्धिक, मानसिक और चारित्रिक क्षमता में पुरुषों की अपेक्षा बल्कि ज़्यादा श्रेष्ठ तरीके से काम कर सकती हैं। उनको समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए पुरुषों और स्त्रियों को, और उनका मानना था कि शिक्षा बहुत जरूरी है और इससे ही महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगी। वो लीलावती और गार्गी का उदाहरण देते थे। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा का भी उदाहरण दे करके वो सिद्ध करते थे कि महिलाओं की प्रेरणा से विद्वता का प्रसार हो सकता है। बहुविवाह की पद्धति का राय घोर विरोध करते थे और उसको वो गंभीर सामाजिक अन्याय की संज्ञा देते थे। उन्होंने मांग की कि कानूनी प्रावधान होना चाहिए जिससे कि हिंदू पुरुष अपनी पहली स्त्री के पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह ना कर पाए। संपत्ति में उत्तराधिकार ना दिए जाने को राय बिल्कुल गलत मानते थे और उत्तराधिकार प्रदान करने की उन्होंने मांग की और इसके लिए कानूनी उपाय करने की मांग की। और उन्होंने एक लेख लिखा था, हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण। इसमें उन्होंने पुराने उदाहरणों से सिद्ध किया कि प्राचीन समय में भी स्त्रियों के हिंदू धर्म में स्त्रियों के उत्तराधिकार को स्वीकार किया जाता था। तो कुल मिलाकर के स्त्रियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के प्रति राय का जो प्रयत्न थे, उनके जो विचार थे, इससे उन्हें आधुनिक भारत में स्त्री स्वतंत्रता या नारी अधिकारों का सूत्रधार माना जा सकता है। उन्होंने बहुविवाह और बाल विवाह का विरोध किया, यह अभी जिक्र कर चुके हैं नारी अधिकारों के संदर्भ में। रूढ़िवादिता और संकीर्णता का राजा राम मोहन राय विरोध करते थे और वे मानते थे कि प्रत्येक परंपरा और परिपाटी का बुद्धि के आधार पर परीक्षण करके ही अपनाया जाना चाहिए उन्हें, अन्यथा अगर वो उपयुक्त नहीं है तो उनको त्याग देना चाहिए। तो कोई भी रीति रिवाज या परंपरा अंधविश्वास की तरह प्रचलित नहीं होनी चाहिए, वो चेक्ड होनी चाहिए, तर्क सम्मत होनी चाहिए, विवेक सम्मत होनी चाहिए। सामाजिक जीवन में संकीर्णता के वो घोर विरोधी थे और उनका मानना था कि भारतीयों को दूसरी सामाजिक पद्धतियों से अच्छी बातें और श्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करने में अपना दृष्टिकोण खुला रखना चाहिए, उदार रखना चाहिए और दूसरी सभ्यता या संस्कृति से अगर कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो वो सीख लेना चाहिए। संकीर्णता अपने विचारों में नहीं होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राय के बारे में लिखा कि अपने समय में राजा राम मोहन राय अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह पहचाना था। उन्होंने जाना कि मानव सभ्यता का आदर्श एकांत स्वतंत्रता में नहीं बल्कि लोगों और राष्ट्रों के बीच भाईचारे और पारस्परिक निर्भरता में निहित था। उनका प्रयत्न लोगों में ऐसी पूर्ण चेतना विकसित करना था ताकि वे स्वयं के सांस्कृतिक व्यक्तित्व के प्रति सचेत रहते हुए अपनी सभ्यता की श्रेष्ठ बातों को समझ सकें और साथ ही सहयोग की भावना, सौहार्द पूर्णता की भावना रख के
दूसरी सभ्यताओं की श्रेष्ठ बातों को अपनाने के लिए भी तत्पर रहे। ये राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार थे और मुख्य रूप से उन्होंने उस समय जो समाज में बुराइयां व्याप्त हो गई थी, जो रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और संकीर्णता प्राप्त हो गई थी, धार्मिक कट्टरता व्याप्त हो गई थी, उसको दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए। राजा राम मोहन राय के शैक्षिक विचार भी हम देख लेते हैं। ये राजा राम मोहन राय प्रकांड विद्वान थे। खुद उन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया था, उसमें पारंगत थे। बहुत सारे धर्म और संस्कृतियों का उन्होंने अध्ययन किया था। संस्कृत में लिखे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के गौरव से वो परिचित थे और शिक्षा के विषय में जो उनका दृष्टिकोण था वो एक बैलेंस बनाने का था, भारतीय साहित्य, संस्कृति और भारतीय ग्रंथों और नई पाश्चात्य शिक्षा के बीच दोनों ही आवश्यकताएं हैं भारतीय समाज के लिए, तो दोनों का ही अध्ययन होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। राजा राम मोहन राय शिक्षा पर महत्व देते थे और आवश्यक मानते थे शिक्षा को भारतीय समाज के लिए। उनका कहना था कि शिक्षा भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन और जन जागृति का माध्यम बन सकती है, तो इस पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए। और उनका यह भी मानना था कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति, पश्चिमी मूल्य और विदेशी भाषाओं के ज्ञान से वंचित करना उचित नहीं है। दोनों ही, मतलब संकीर्णता कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ भारतीय साहित्य या भारतीय चीज़ों का, भारतीय संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है, वहीं पश्चिमी शिक्षा पद्धति, पश्चिमी मूल्य और विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी आवश्यक है। उनसे वंचित करना भारतीयों को गलत है। शिक्षा के संबंध में पहली बात तो ये हम अभी बात कर चुके हैं कि शिक्षा को वो इम्पोर्टेंस देते थे और उसको परिवर्तन और जन जागृति का माध्यम बनाना चाहते थे, मानते थे। और दूसरी बात कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति से वो भारतीयों को वंचित करना उचित नहीं समझते थे। तीसरी बात कि वो उदार और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता महसूस करते थे। चौथी बात कि शिक्षा की व्यवहारिकता के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में गणित, प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र जैसे विषयों को शामिल करने पर बल दिया, जो प्रैक्टिकल विषय हैं, जो काम आते हैं और जो साइंटिफिक विषय हैं, जिससे बुद्धि का परिमार्जन हो और जो चीज़ें काम आए। और उन्होंने व्यवहारिक स्तर पर भी प्रयास किए। 1816-17 में उन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी कलकत्ता में। 1822-23 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी सक्रिय योगदान दिया था। शैक्षिक विचारों में हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने इस नीति का विरोध किया कि केवल संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ही व्यय किया जाए। उनका मानना था कि संस्कृत के अतिरिक्त भी नए विज्ञानों के विकास पर बल देना चाहिए। पश्चिमी शिक्षा पद्धति का तो समर्थन किया ही उन्होंने, पर साथ में भारतीयों से उन्होंने अपेक्षा की कि वो अपने प्राचीन ग्रंथों, साहित्य और दर्शन का अध्ययन करें। वास्तव में वे पश्चिम और पूर्व के पूर्वाग्रह से मुक्त एक व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली चाहते थे। वास्तव में वो अंग्रेजी शिक्षा नहीं बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार चाहते थे। शिक्षा के माध्यम के रूप में बंगाली भाषा के प्रचार प्रसार पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों का बंगाली भाषा में अनुवाद भी किया था। शिक्षा के लिए वे कहते थे कि शिक्षा जन सामान्य के लिए सुलभ होनी चाहिए, इसलिए अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। स्त्रियों के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए शैक्षिक अवसरों में, और दोनों के अवसर और शिक्षा दोनों में समानता होनी चाहिए। तो राय के जो विचार थे पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो उनका प्रशंसात्मक दृष्टिकोण था और विदेशी शिक्षा पद्धति को जो वो भारत में प्रोत्साहन देना चाहते थे, तो उनके इस आग्रह की, उनके इस विचारों की व्यापक आलोचनाएं हुई। एक बार तो गांधी जी ने ये भी कहा था कि यदि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा और सिद्धांतों के संसर्ग में ना आए होते तो वे और भी महान व्यक्ति होते। तो ये राजा राम मोहन राय के शैक्षिक विचार हम देख चुके हैं।
कि वो शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे, उसको सुलभ बनाना चाहते थे, स्त्री पुरुषों के लिए समान शिक्षा चाहते थे। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति और भारतीयता में, भारतीय शिक्षा में वो समन्वय चाहते थे। अंग्रेजी विदेशी भाषाओं का भी अध्ययन लोग कर लें, भारतीय कर लें, इस पर वो, इसके लिए भी वो प्रयास करते थे। तो दोनों में बैलेंस, भारतीय साहित्य, भाषा और संस्कृति के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा भी भारतीयों की जरूरत है, ऐसा वो मानते थे। ये हम राय के शैक्षिक विचार देख चुके हैं। राजा राममोहन राय के विचारों का मूल्यांकन कर लेते हैं या फिर उनका योगदान हम याद कर लेते हैं। एक बात राजा राममोहन राय के बारे में कही जाती है कि राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे, या ये कहा जाता है कि राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के निर्माता थे। राजा राममोहन राय के काफ़ी विचार हम देख चुके हैं, और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, वो हम जानते हैं कि ये 1772 से 1833 का जो टाइम राजा राममोहन राय का रहा है, उस समय भारतीय समाज में बहुत सारी राजनीतिक रूप से तो गुलाम था ही, सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों में समाज पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। भारतीयों में निराशा की भावना व्याप्त थी, कट्टरता और संकीर्णता और रूढ़िवादिता, पाखंड, अंधविश्वास व्याप्त थे। स्त्रियों की दशा भी कोई विशेष अच्छी नहीं थी। तो इन परिस्थितियों में राजा राममोहन राय ने लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सुधारवादी विचार दिए और क्रियान्वती के भी प्रयास किए, और कुछ में उन्होंने सकारात्मक सफलता भी हासिल की। इसलिए राय के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो हर क्षेत्र में हम देख भी चुके हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने सुधार के प्रयास किए, और हालांकि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की, पर प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उन्होंने पुरजोर मांग रखी। शासन में अधिकाधिक भारतीयों की भागीदारी की मांग रखी। न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार की मांग की। ये हम उनके राजनीतिक विचारों में देख चुके हैं। सभी जैसे सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्रगतिशील विचार रखे, और ये सब सामाजिक और राजनीतिक जागरण के लिए ही थे। उनके प्रयत्नों से भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हुआ, और एक तरह से वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रशिक्षित हो पाए। सामाजिक क्षेत्र में देखें तो उन्होंने काफ़ी सक्सेस हासिल की थी। विशेष रूप से समाज सुधार के क्षेत्र को लेकर के ही उन्हें याद किया जाता है कि उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और उसके विरुद्ध कानून बनवा पाने में वो सक्सेसफुल रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा उस समय कानून लाया गया 1829। बहुविवाह, बाल विवाह और बहुत सारी अन्य कुप्रथाओं जैसे बलि प्रथा वगैरह का उन्होंने विरोध किया। विधवा विवाह का समर्थन किया। स्त्री स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए प्रयास किए। स्त्री पुरुष समानता की मांग की। संपत्ति में उत्तराधिकार समान रूप से मिलना चाहिए, इसका उन्होंने पुरजोर कोशिश की। महिलाओं को संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकार मिलना चाहिए। जाति प्रथा और भेदभाव का विरोध किया। रूढ़िवादिता और संकीर्णता का विरोध किया। आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने सुधारों के प्रयास किए, और कृषकों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने कहा कि जमींदारी प्रथा में सुधार होनी चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए, तकनीक भारत में आनी चाहिए, और इवन वो ये भी कहते थे कि तकनीक और पूंजी निवेश में वृद्धि के लिए विदेशी व्यापारियों को यहाँ बसाया जाए। ये भी वो कहते थे कि ब्रिटिश शासन इसलिए श्रेयस्कर हो सकता है भारतीयों के लिए क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्निक से भारतीयों को परिचित करा सकते हैं, जिससे कि कृषि वगैरह या और भी कई क्षेत्रों में भारतीयों को लाभ मिल सकता है। शैक्षिक क्षेत्र में भी उन्होंने प्रयास किए सुधार के। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और भाषा के प्रसार की बात की। उन्होंने स्त्री पुरुष समान शिक्षा की बात की। अनिवार्य और सस्ती शिक्षा होनी चाहिए। स्कूल भी खोला उन्होंने अपने इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1816-17 में कलकत्ता में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए। कूपमंडूकता को दूर करके उनका मानना था कि सब का अध्ययन किया जाना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने
कट्टरता का विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध किया, कुप्रथाओं का विरोध किया। तो ये उन्होंने लगभग हर क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने सक्रिय प्रयास किए और काफ़ी मात्रा में सफलता भी हासिल की, विशेष रूप से समाज सुधार के क्षेत्र में। हालांकि उनकी आलोचना की जाती है कि उनका प्रभाव बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित रहा, पर फिर भी ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय चेतना के विकास में उनका काफ़ी योगदान रहा और बंगाल के समाज सुधार आंदोलनों को वैचारिक आधार प्रदान करने में उनका इम्पोर्टेंट रोल था। ये हम राजा राम मोहन राय के और विशेष रूप से ब्रह्म समाज की जो उन्होंने स्थापना की थी, वो धार्मिक क्षेत्र में सुधार के मामले में एक्टिव रहा था। तो ये हम राजा राम मोहन राय के विचार देख चुके हैं। धन्यवाद।